आप सभी YouTube पर देख रहे होगे ना कि सब लोग क्वेश्चन डाल रहे हैं, ये ऐसे पेपर डाल रहे हैं, पर कोई सॉल्यूशन नहीं बता रहे भैया उसके लिए हम लोग क्या करें। तो देखो आप सभी के सॉल्यूशन सब रेडी कर लिए हैं और ये पेपर हमें पता है कि अभी रियल पेपर नहीं आया है, पर ये जो पेपर आ रहे हैं ये हम सभी को पता है कि इन पेपर में जो क्वेश्चन है वो जो बना रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये हम लोग उठा रहे हैं प्रीवियस ईयर से, प्रश्न बैंक से, पिछले साल के परीक्षा अध्ययन से, परीक्षा बोझ से। तो आपको ना ऑल इन वन चीजें मिल रही हैं, है ना। तो बिना मेहनत के बिल्कुल अपन को फुल इम्पोर्टेंट मटेरियल मिल रहा है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बस वीडियो को देखना पड़ेगा विथ राइट आंसर्स के, है ना। अब सबसे पहले आपको क्वेश्चंस देखने हैं, फिर उसके बाद एंड दी एंड आपको आंसर्स बताए जाएंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक वगैरह कर दिया है ना, चैनल सब्सक्राइब कर लो क्योंकि खो जाएगा चैनल। और तुम सभी को पता ही होगा कि 11th क्लास के जो हम लोग त्रैमासिक के पेपर हैं, तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाओ, कुछ मिलेगा तुम लोगों को। ठीक है अब वो तो पेपर के एक दिन पहले या रात को मिल सकता है कुछ अलग सा, तो उसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूट्यूब पर उतना सिक्योर नहीं है, पर व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन होना पड़ेगा, है ना। लेकिन उसके पहले ये वीडियो देखो। चलो, प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका है, अपन को यहाँ से अपन को पूरे आंसर टिक हुए हैं तो आपको एक एक करके बताना है। ठीक है, प्रकाश वर्ष मात्रक है किसी गतिशील पिंड के लिए शून्य हो सकता है। कौन सा हो सकता है? ठीक है, अब इस चीज का याद रखना, अभी मैं बताता हूँ, पहले क्वेश्चन पढ़ लूँ। अधिकतम दूरी तक प्रक्षेपित करने हेतु प्रक्षेप कोण होना चाहिए। दो सदिशों ए व बी के मध्य थीटा कोण है तो इनमें परिणामी सदिश का परिणाम होगा। एक वस्तु एक समान वेग के गतिशील है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य? साथ में अप्रत्यक्ष संघट्ट से संरक्षित रहता है, किसी गतिशील पिंड के लिए शून्य हो सकता है। तो ये रहे इनके आंसर। अब हम आपके लिए ऑब्जेक्टिव के लिए एक चीज बताते हैं। अगर आपके पास कोई भी गाइड है, कुछ भी है, ठीक है, और साथ में आपकी जो NCERT जो आपको बोर्ड से बुक मिलती है ना, उसमें जो ब्लैक कलर की हाईलाइटेड चीजें लिखी होती हैं उनको एक बार, मतलब पूरे चैप्टर्स को एक हाईलाइटेड जो वो अक्षर से लिखे रहते हैं उनसे ऑब्जेक्टिव आपको जरूर करना है। ठीक है, साथ में जो इंडेक्स लिखा रहता है वो बॉक्सेस में लिखे रहते हैं, उनको बस एक एक बार अपना एक हाईलाइटर लेकर जरूर रखना है अपने पास, और जहां पर भी आपको कुछ सा इंपॉर्टेंट लगे तुरंत हाईलाइट कर लिया। ठीक है, कुछ मेहनत तो लग नहीं रही क्योंकि वही चीजें इंपॉर्टेंट में दी जाती हैं। अब आप क्वेश्चन आंसर कितना ही रट लो, कितने ही क्वेश्चन आंसर आप पे बनते हो, कितने ही सवाल आप पे बनते हो, लेकिन अगर आपसे ऑब्जेक्टिव नहीं बनते तो आपका एक बहुत बड़ा नंबर छूट जाएगा आपके स्कोर से। ठीक है, तो आपको ऑब्जेक्टिव कहाँ से करने हैं? बिल्कुल बुक के बीच से वो क्वेश्चंस उठाने, इंडेक्स पढ़ना है, हमें बॉक्सेस के अंदर से वो मतलब हाईलाइटेड चीजें उठानी है। ठीक है, ग्रह तारों आदि की दूरियों को किस चीज से मापते हैं? याद है, रडार मापन विधि। कौन सी विधि से? रडार मापन विधि से। बल का विमीय सूत्र क्या है? ml2-2। अब 11th में बस विमीय सूत्र पढ़ लो, बाकी 12th में तुम लोगों को विमीय सूत्र का उतना ज्यादा नहीं रहेगा। 11th ही में रहता है बहुकाल ऐसा लेकिन 12th में उतना ज्यादा नहीं रहेगा, तो अभी पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताक्षणिक चाल व ताक्षणिक वेग का अनुपात सदैव कैसा होता है? एक ही होता है। कितना होता है? एक होता है। अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करने के लिए पिंड को क्या करना पड़ता है? ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंकना चाहिए। अब जैसे तुम लोग बॉल फेंकते हो तो बॉल तुम्हें पता है कैसे फेंकते हो, मतलब अधिकतम ऊंचाई के लिए ऊर्ध्वाधर दिशा से फेंकते हो ना, ऐसे नहीं कि कैसे भी फेंक दी, मतलब किसी भी दिशा से फेंक दी तो ऊपर अच्छी स्पीड में। अब जैसे हाथ नीचे से करके फेंकोगे तो ज्यादा ऊपर नहीं जाएगी, है ना। तो वैसे फिजिकली चीजों को सोचा करो, ज्यादा आंसर लंबे समय तक याद रहेंगे। ठीक है, चलो उसके बाद, यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य ना लगाया जाए तो उसका क्या होगा? वेग नियत रहेगा। अगर हम कोई भी निकाय है, मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर उस पर हम कोई बाहरी बल नहीं लगा रहे, मान लो कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कोई भी चीज रखी हुई है और हम उस पर बाहरी बल, अपना बल, मतलब कोई भी चीज का बाहरी बल, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हैं, तो उसका वेग कैसा होगा? नियत, मतलब एक ही जगह रहेगा, कोई भूत आके थोड़ी ना उसको खिसका ही देगा, है ना। तो वो एक ही चीज रहे। मान लो टेबल है, टेबल को हम बिना छुए ऐसे जादू से कर रहे हैं कि हाँ हूँ दूर हो जा, तो नहीं होगी ना। तो वो कैसे होगी? जब हम उसके पास जाएंगे, उसको उठाएंगे या उसको खिसकाएंगे, तभी वो खिसकेगी, तभी उसका जो वेग होगा वो परिवर्तित होगा।
ठीक है। चलो, किसी बंद पथ में संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य कैसा होता है? कोई भी बंद पथ है, उसमें कोई भी संरक्षी बल हमने संरक्षी बल अगर किया तो वो कैसा हो जाएगा? शून्य। जो कार्य होगा वो कैसा हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ठीक है। चलो, उसके बाद जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, मतलब तीसरे के जो मैचिंग आने वाली है आपकी, अभी देखो ये मैचिंग रही, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो तुम लोग, बाकी यहाँ पर तुम लोग यहाँ पर मिला सकते हो। फर्स्ट का डी, सेकंड ए, थर्ड बी, है ना, ऐसे कि जो ये फर्स्ट है इसका डी, सेकंड बी, ऐसे करके तुम लोग मिला सकते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ पर। ठीक है, फर्स्ट का डी, सेकंड ए, सॉरी, है ना, आवर्त की विमा, ऐसे सेकंड आपका ए है। ठीक है। उसके बाद आते हैं एक शब्द, बल के मात्रक न्यूटन को मूल मात्रकों के रूप में लिखिए। देखो, एक चीज और तुम्हें बतानी है, जो ऑब्जेक्टिव रहते हैं ना त्रैमासिक में, ये ज्यादातर फर्स्ट और सेकंड चैप्टर से बहुत ज्यादा आते हैं। तो इन दो चैप्टर्स को बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया करो। ये जो दो चैप्टर होते हैं ना शुरू के हर सब्जेक्ट में, वहाँ से क्या रहता है, एक तो 2 नंबर का क्वेश्चन एक फिक्स कर लिया जाता है और ऑब्जेक्टिव फिक्स कर लिए जाते हैं, खासकर त्रैमासिक पेपरों में। और वार्षिक पेपरों में भी तुमने देखा होगा बचपन से कि जो फर्स्ट चैप्टर है वो उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, तो वो अच्छे से करना पड़ता है हमें। ठीक है, तो उससे ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा आते हैं। पहला क्वेश्चन है इसका बल, यहाँ पर अपन लोग देखते हैं, बल के मात्रक न्यूटन को, बल का जो मात्रक है न्यूटन के मूल मात्रकों के रूप में लिखिए। पार से किस राशि का मात्रक है? नियत वेग से गतिशील वस्तु का त्वरण क्या होगा? ठीक है। किसी सदिश एक ही दिशा में एकांक सदिश लिखिए। प्रक्षेप किसे कहते हैं? संवेग का एसआई मात्रक तथा विमीय सूत्र लिखिए। शक्ति का एसआई मात्रक, विमीय सूत्र लिखिए, है ना। उसके बाद अपन के ये जो आंसर है ये इसके आंसर हो गए। ठीक है, यहाँ से आप लोग लिख सकते हो। फर्स्ट का F इक्वल टू एम इंटू ए, तो फिर देन इसे सॉल्व करेंगे, n इक्वल टू के जी इंटू एम बटे एस स्क्वायर। सेकेंड का हो जाएगा पारसिक दूरी का, थर्ड हो जाएगा शून्य, फोर्थ हो जाएगा ए सदिश बराबर ए सदिश, और यहाँ पर ए सदिश। जब किसी फिर फिफ्थ का आंसर हो जाएगा, जब किसी पिंड को एक प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा में भिन्न किसी दिशा में फेंका जाता है तो उसे प्रक्षेप कहते हैं। फिर उसके बाद अपन को एसआई मात्रक बताने हैं दोनों के। अब इसके बाद आते हैं हमारे 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन, इसके ये रहे तुम लोगों के क्वेश्चन। विमीय विश्लेषण के उपयोग लिखिए। ठीक है, तो ये यहाँ पर लिखे हैं विमीय विश्लेषण की सीमाएं, फिर उसके बाद विमीय विश्लेषण के उपयोग। ठीक है, लेकिन आप लोगों को एक ही एक आंसर लिखवा रहे हैं। पहला क्वेश्चन था आपका 5th का, यहाँ पर दिख नहीं रहा है, विमीय विश्लेषण की सीमाएं। तो विमीय विश्लेषण की सीमाएं ये रही कि इस विधि में विमाहीन राशि का मान ज्ञात नहीं किया जाता, ये पहला रहा। और दूसरा, इस विधि में त्रिकोणमिति, लघु गुणितीय आदि वाले समीकरण को ज्ञात नहीं किया जा सकता। आई बात समझ। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, जब मतलब क्वेश्चन नंबर 6 है आपेक्षिक वेग किसे कहते हैं, या किसी गतिशील वस्तु के वेग की दिशा उसके त्वरण की दिशा में होगी या नहीं, उदाहरण द्वारा अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो हम लोग कौन सा करेंगे? आपेक्षिक वेग वाला। इजी है, बहुत छोटा सा है। जब दो वस्तुएं गतिमान, यहाँ से लिखना है आपको, जब दो वस्तुएं गतिमान होती हैं तब एक वस्तु का वेग क्या हो जाता है? दूसरी वस्तु के सापेक्षिक होता है, उसे आपेक्षिक वेग कहते हैं। जब दो वस्तुएं क्या होंगी? गतिमान होंगी, मतलब एक जैसे गतिमान स्थिति में होंगी, तो उनमें जो एक वस्तु का वेग होगा वो दूसरी वस्तु के सापेक्ष होता है, मतलब समान ही होगा, तो वो क्या हो जाएंगी? आपेक्षिक वेग कहलाता है, क्योंकि दोनों वस्तुएं क्या है? गतिमान, मतलब दोनों साथ में है और दोनों ही वस्तुओं का क्या है कि सापेक्ष में चल रही हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सदिशों के योग संबंधी त्रिभुज नियम लिखिए, या कोणीय वेग किसे कहते हैं, इसके सूत्र लिखिए। साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 न्यूटन बल को परिभाषित कीजिए, संवेग की परिभाषा लिखिए। अब ये जो क्वेश्चन है, अब तुम सभी को ये भी पता होगा कि ये जो भैया बता रहे हैं क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इनको याद करना चाहिए या नहीं वो तुम ही लोग बताओ। करना चाहिए ना, तो बस करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है सदिशों की योग संबंधी त्रिभुज नियम लिखिए, कोणीय वेग किसे कहते हैं, सूत्र वो लिखना है। ठीक है, तो हम लोग कौन सा आंसर लिखेंगे? कोणीय वेग अथवा वाला। तो इसमें बहुत ईजी है, जो वृत्तीय गति करते हुए किसी कण के कोणीय विस्थापन के समय के साथ परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। कोणीय वेग का सूत्र निम्न है, क्या हो जाएगा? ओमेगा, ओमेगा का ये साइन होता है, देख लो,
बराबर रेडियन बटे सेकंड। इसको अगर इंग्लिश में लिखोगे तो और अच्छी बात है, हिंदी में लिखोगे तो भी ठीक है, वो भी अच्छी बात है। ठीक है, अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था, एक न्यूटन बल को परिभाषित कीजिए, संवेग की परिभाषा लिखिए। तो हम इसमें भी क्या करेंगे, अथवा वाला करेंगे, संवेग वाला। वह मात्रा है जो संवेग है, इसको साथ ही में लिखेंगे यहाँ से। संवेग वह मात्रा है, क्या है, संवेग वह मात्रा है जिसका उपयोग गैर शून्य द्रव्यमान वाली किसी वस्तु की गति की स्थिति का वर्णन करने के लिए किया जाता है, इसलिए संवेग गतिशील होता है। कैसा होता है, इसलिए संवेग आपको यहाँ पर लिख देना है गतिशील होता है। ठीक है, यहाँ पर आधा लिखा हुआ नहीं है तो इसलिए आपको लिख देना है इसलिए संवेग गतिशील होता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 9 है, संवेग संरक्षण का नियम लिखिए, या तो जड़त्व से आप क्या समझते हैं। तो इसमें हमें कौन सा करना है, इसका भी अथवा वाला करेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसका हो जाएगा हमारा जड़त्व, किसी वस्तु का वह गुण जो उसकी गति की अवस्था में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता है, जड़त्व कहलाता है। ठीक है, कोई भी वस्तु या वस्तु का जो गुण है, मतलब कोई भी उसकी गुण कैसे कह सकते हैं कि उसकी कोई पावर है, मतलब कोई भी शक्ति है, कोई भी गुण है, ठीक है, कोई है ना, उसकी गति की अवस्था में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता है, मतलब कोई भी परिवर्तन है उसका विरोध करता है, उसका एक्सटेंशन लगाता है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको जड़त्व कहते हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, प्रत्यास्थ संघट्ट क्या होता है। ठीक है, तो प्रत्यास्थ संघट्ट वह संघट्ट है जिसमें टक्कर के बाद वस्तुओं को क्या हो जाएगा, प्रत्यास्थ संघट्ट वह संघट्ट है जिसमें टक्कर के बाद वस्तुओं में रेखीय संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों मान संरक्षित रहता है। इस प्रकार की टक्करों को प्रत्यास्थ संघट्ट कहते हैं। बहुत छोटी लैंग्वेज में, तुम लोगों को पता ही चल रहा होगा, बहुत छोटी लैंग्वेज है, बहुत इजी लैंग्वेज है ना। एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट कर देंगे, तो वीडियो पूरी देखते चलो। पहियों में बॉल बेयरिंग का उपयोग क्यों किया जाता है। ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये फिजिकल टाइप क्वेश्चन, ये जो अपन को अपने माइंड पर डिपेंड रहते हैं, ये क्वेश्चन ये 2 नंबर का, चाहे सूरज पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण साउथ कोरिया कहीं से भी निकले, एक क्वेश्चन इसका तो बनता ही बनता है। ये फिजिकल टाइप क्वेश्चन, ठीक है, कि पहिए का बेल बेयरिंग का उपयोग क्यों किया जाता है। 12th में आओगे तो एरोप्लेन के टायरों को, मतलब बहुत ऐसे कुछ करके क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं, जो फिजिकली टाइप रहते हैं, जो प्रैक्टिकल टाइप रहते हैं, है ना। अब इसमें कौन सा है, पहियों के बॉल बेयरिंग का उपयोग क्यों किया जाता है। जो पहिए होते हैं उसमें बॉल बेयरिंग लगी होती है ना, देखी होंगी साइकिलों में, मतलब कोई भी पहिया हमारा, उसमें वो लगी रहती है ना बॉल बेयरिंग, ऐसी साइड से होती है, उसका उपयोग क्यों किया जाता है, अब वो बताना है। जो क्रिकेट का खिलाड़ी है, कैच लेते समय अपने हाथों को पीछे की ओर क्यों ले जाता है। अब तुम सभी को तो पता है कि जब हाथों को हम लोग पीछे ले जाते हैं तो बॉल का फोर्स लगता है, तो उस फोर्स को कम करने के लिए हम लोग अपने हाथों को पीछे ले जाते हैं, जिससे एडिशनल फोर्स जो हमारा हाथ का है वो क्या हो, एक्सटेंड हो, जिससे कि बॉल मतलब हमें परेशानी ना हो कैच लेने में। लेकिन अब इसे आंसर की भाषा में कैसे लिखेंगे, तो वो यहाँ पर जान लेते हैं। ठीक है, वो हम लोग कौन से, ठीक है। इसके बाद परिमाणीय नाभिक की अमाप कोटि लिखिए, मूल राशियां किन्हें कहते हैं। ये क्वेश्चन जो है ना, भौतिक समीकरण v² = u² + 2as, ये तो तुम लोग समझ लो कि 100% रखा मिलने वाला है, किसमें, त्रैमासिक पेपर में, साथ ही वार्षिक पेपर में। ठीक है, और साथ में मूल मात्रक तथा व्युत्पन्न मात्रक में अंतर, ये भी 100% श्योर ले लो कि ये भी तुम लोगों को मिलने वाला है अपने वार्षिक पेपर में और अर्धवार्षिक पेपर में। ठीक है, तो इनको कंफर्म पढ़ लो। साथ में एक समान तथा परिवर्ती त्वरण को परिभाषित कीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। ठीक है, इसको कर लो। और उसके बाद ये जो न्यूमेरिकल है, इसके लिए तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा, हम वो करा देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन सभी लोग कर लेना। उसके बाद जो एक क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, शक्ति के लिए ये सूत्र PV = F × V स्थापित कीजिए। पूरा ये सॉल्व करने को, इसका हमें क्या करना है पड़ता, पूरा सॉल्व, इसका पूरा एक्सटेंड सॉल्यूशन हमें देना पड़ता है, तो वो उसके लिए तैयार रहना तुम लोग। ठीक है, अब उसके बाद ये संरक्षी बल व असंरक्षी बल में अंतर, ये भी 100% श्योर है, आने वाला है। ठीक है, किसी स्प्रिंग को खींचने या दबाने पर संक्षिप्त स्थितिज ऊर्जा के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। 110% ये क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा त्रैमासिक पेपर में। अब इसके सॉल्यूशन के लिए तुम लोगों को व्हाट्सएप पर ज्वाइन होना पड़ेगा, तो सभी लोग फटाफट से ज्वाइन हो जाओ, बाकी का सॉल्यूशन वहाँ पर हम लोग कंप्लीट करा देंगे।
एंड अपने फ्रेंड्स से भी ज्वाइन करवा लो व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है ना। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखो और पढ़ाई जोर शोर से कर दो। एक दिन में 6 से 7 घंटे मतलब ऐसे पढ़ो ही पढ़ो, ठीक है। मतलब जैसे भी करके तोड़ फोड़ के, ज़रूरी नहीं एक साथ बैठ के 6-7 घंटे पढ़ना है, नहीं, जैसे भी जा रहा है पढ़ो, ठीक है। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल दी बेस्ट एंड स्टे हेल्दी, बढ़िया से पढ़ाई करो, ठीक है गाइस।